हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th में होम साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर 20। तो क्या है चैप्टर 20 का नाम? देखते हैं। रोगी का कमरा, चुनाव, तैयारी, सफाई और प्रकाश का प्रबंध। तो कैसे रोगी का कमरा होना चाहिए, किस तरह से हम रोगी के कमरे का चुनाव करेंगे और उसकी तैयारी कैसे करेंगे, साफ सफाई कैसे करेंगे और उस कमरे का प्रबंध कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना में देखिए वही चीज़ बताया है जो हमने आपको बताया है कि रोगी का बिस्तर कैसा होना चाहिए, कमरे की साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और वहाँ की का जो कमरा है वो साफ सफाई से युक्त होना चाहिए, यानी कि फर्श साफ होना चाहिए, धूल धक्कड़ नहीं होना चाहिए कमरे में। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं रोगी के कमरे का चुनाव। तो सबसे पहले चुनाव था, तो चुनाव कैसे करेंगे हम लोग? रोगी का कमरा अलग होना चाहिए। इससे दो लाभ होता है कि रोगी को विश्राम अच्छी तरह से भी मिल जाता है और अन्य व्यक्तियों को रोग होने की कोई आशंका भी नहीं रहती है। रोगी के कमरे के निकट ही शौचालय या स्नानगृह होना चाहिए ताकि जो भी रोगी है, जो पीड़ित है व्यक्ति, उसको आसानी से शौचालय या स्नानगृह में वो प्रवेश कर सके, उसको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता ना हो। कमरे के आगे बरामदा होना चाहिए जिससे कुछ ठीक हो जाने पर वो आराम से टहल सके। कमरा भी ठंडा रहना चाहिए और बाहर का ताप सीधे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब और जाड़े में बहुत ज़्यादा ठंड के साथ कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। इस तरह का कमरा होना चाहिए, यानी उसका जो ताप है कमरे का न बहुत ही ज़्यादा गर्म और न ही बहुत ठंडा होना चाहिए। रोगी का कमरा ऊपर की मंजिल पर होना चाहिए। इससे सड़क की धूल गंदगी कमरे तक नहीं आ पाती है और सड़क की जो गड़गड़ाहट से भी दूर रहता है। यानी सड़क की जो गड़गड़ाहट, जो गाड़ी चलती है उसकी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। मक्खी मच्छर भी कम संख्या में पहुँच पाते हैं, यानी कि कम लगते हैं। और प्रकाश के साथ साथ स्वच्छ वायु का प्रवेश भी आवश्यक है। कमरा रसोई गृह से दूर होना चाहिए जिससे धुआं और बनी हुई वस्तुओं की सुगंध उसके पास न आ सके। ठीक है। रोगी के कमरे में केवल आवश्यक वस्तुएं ही होना चाहिए, फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए और कम से कम सामान होना चाहिए। जो आवश्यक चीजें हैं, रोगी के लिए बहुत ज़रूरी है, वही सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। फिर है कि कमरे की सजावट और कमरे की दीवारों का रंग भी रोगी के मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करने वाला होना चाहिए। ज़्यादातर अगर सफ़ेद हम दीवार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है और अगर रंगीन करते हैं तो हल्के कलर का दीवार होना चाहिए। फिर रोगी के कमरे का महत्व। तो चलिए रोगी के कमरे के महत्व के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए रोगी को अलग कमरे में रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, रोगी का संक्रमण नहीं फैल पाता है और दूसरे व्यक्तियों को संक्रमण नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, यानी संक्रमित दूसरा व्यक्ति नहीं हो पाता है। रोगी को शांत वातावरण की आवश्यकता भी होती है और रोगी को कई प्रकार का कष्ट होता है, यानी कई तरह से उसको कई प्रकार का कष्ट होता है, उसे आराम की आवश्यकता होती है। रोगी के महत्व में क्या है कि रोगी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो वो आराम की आवश्यकता होती है। रोगी का अधिकांश समय बिस्तर पर लेटे हुए व्यतीत होता है। ज़्यादातर रोगी बिस्तर पर ही लेटा रहता है ना, तो उसके लिए वो अलग बिस्तर और कमरे की आवश्यकता होनी चाहिए। रोगी के लिए स्पेशल उसका रूम होना चाहिए। रोगी की अभिलाषा, उसकी संवेदना आवश्यकता अनुसार कमरे को बनाया जा सकता है। तो जैसा व्यक्ति रोगग्रस्त होता है, जैसा व्यक्ति बीमार होता है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार ही रोगी के कमरे में सामान रखा जाता है और उसके पसंद के अनुसार ही सामान उसमें प्रयोग में लाना चाहिए, वहाँ पर रखना चाहिए, ताकि वो रोगी को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो सके।
ठीक है। रोगी के कमरे की व्यवस्था, आप देखते हैं कि कैसी व्यवस्था रोगी के कमरे की होनी चाहिए। तो देखिए, रोगी के कमरे में केवल आवश्यक फर्नीचर होना चाहिए, जो ज़रूरी है सिर्फ उतना ही होना चाहिए, जैसे चारपाई या पलंग या मेज़ या कुर्सी। ठीक, इससे ज़्यादा कोई सामान नहीं होना चाहिए। फिर है प्रकाश वायु की व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले रहने चाहिए और प्रकाश वायु तीव्र रूप से कमरे में प्रवेश न कर सके, इसके लिए क्या करना चाहिए कि वन साइड दरवाज़ा खोलना चाहिए, ताकि एक ही साइड से हवा अंदर आ जा सके। ठीक है। फिर है दरवाज़ों पर पर्दे भी लगे होने चाहिए, ताकि अगर तेज़ हवा चल रही है या हवा का झोंका है तो वो पर्दे के माध्यम से वो धीमा हो सके। फिर है रात्रि में प्रवेश के लिए बल्ब का प्रकाश के लिए रात के समय जो रोशनी के लिए बल्ब का प्रयोग करना चाहिए, और बल्ब पर शेड लगा होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट रिफ्लेक्ट ना हो चेहरे पर, डायरेक्ट वो ना आए। ठीक है, रोशनी, बल्ब की रोशनी ना पड़े, इसके लिए। इसके बाद है कि कमरे में सुंदर तस्वीरें लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? ताकि मन थोड़ा सा प्रसन्न होता है ये सारी अच्छी चीज़ें देख करके। और मेज़ पर गुलदान रखा होना चाहिए, फूलदान, सॉरी, गुलदान भी हो सकता है। गुलदान, अगर व्यक्ति बहुत ही मजबूर है, उठ नहीं सकता है, तो वो एक गुलदान आता है, उसमें वो मतलब अगर थूकना चाहे या कुल्ली करना चाहे तो कर सकता है उसमें, लेकिन उसकी देख रेख करनी चाहिए, है ना, हर समय समय पर उसकी सफाई आवश्यक है। फिर है आवश्यकता से अधिक भीड़ कमरे में भी नहीं होनी चाहिए। रोगी के कमरे में एक मेज, एक कुर्सी, सादा और आरामदायक कुर्सी होनी चाहिए। मेज पर थोड़ी सी वस्तुएं होनी चाहिए। भोजन देते समय उस मेज का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि मेज इसलिए होना चाहिए ताकि कोई सामान उस पर रख सके, पानी, खाना, जो भी है, दवा, ये सब रखा जा सके। फिर है एक और चार्ट टंगा होना चाहिए, जिस पर रोगी की प्रत्येक दशा को अंकित करते रहना चाहिए, यानी एक चार्ट बनाना चाहिए कि किस समय पर कौन सा टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर नापते रहना चाहिए, उसकी स्थिति का रिकॉर्ड रखना चाहिए। फिर थर्मामीटर, गर्म पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके कमरे में। आगे है स्वच्छ, दो बड़े बड़े तौलिए होने चाहिए, साफ सुथरे। तौलिए का प्रयोग रोगी को हाथ मुंह पोंछने के लिए काम आता है, और दूसरे तौलिए का प्रयोग स्पंज करने के लिए, ये करने के बाद शरीर को पोंछने के लिए काम आता है। स्नान करने वाला साबुन और कपड़ा धोने वाला साबुन दोनों तरीके का होना चाहिए। फिर रोगी के मनोरंजन के लिए कुछ चित्रों से सुसज्जित पत्रिकाएं होनी चाहिए, कि कभी अगर उसको आराम मिल रहा है रोगी को, तो वो क्या कर सके, उस पत्रिकाओं को लेकर वो पढ़कर अपना समय व्यतीत कर सके। ठीक है। तो इस तरह से ये रोगी के कमरे की बातें थीं कि किस तरह से उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आगे है कि रोगी के पलंग पर सफ़ेद चादर में बिछे होने चाहिए। सफ़ेद चादर शांति का प्रतीक होता है ना, तो इसलिए सफ़ेद चादर का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। और तकिए का गिलाफ ओढ़ने के वस्त्र साफ स्वच्छ होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, बेड, पेन और तसला, ये सारी चीज़ें जो आवश्यक हों हाथ मुंह धोने के लिए, इस तरह से होना चाहिए। आगे है रोगी के कमरे की सफाई। देखिए बच्चों, रोगी के कमरे की सफाई में, रोगी के कमरे की सफाई कैसे होनी चाहिए, तो रोगी का कमरा जितना स्वच्छ रखा जाएगा, रोगी को उतना ही आराम पहुंचेगा। और यदि रोगी किसी संक्रमण रोग से पीड़ित है, तो परिवार और समाज के अन्य व्यक्ति इस रोग के संक्रमण से बचे रहें, इसलिए उसका कमरा अलग होना चाहिए। और इसके लिए रोगी के फर्श पर दरी और कालीन, गलीचा, ठीक है, दरी तथा गलीचा नहीं बिछाना चाहिए। यदि बिछा हो तो हटा देना चाहिए, क्योंकि पर्दे जो भी हों वो सूती होना चाहिए, जिनको आसानी से धोया जा सके। मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर्दे का हल्का होना चाहिए, ताकि उसको आसानी से धोया जा सके अगर व्यक्ति संक्रमित है तो।
रोगी के कमरे में से अनावश्यक सामान हटा देना चाहिए। यह जूठे बर्तन और अन्य गंदगी को तुरंत हटाकर साफ करना चाहिए। इस तरह से हम रोगी के कमरे की सफाई करें तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और साफ़ सफाई का भरपूर ध्यान रखा जाए। इस तरह से हम लोग अगर सफाई करें तो बहुत ज़्यादा रोगी को लाभ मिलता है। सफाई करते समय रोगी के कमरे में धूल ना उड़े, अतः गीले झाड़न से सब वस्तुएं पोंछ लेनी चाहिए। इसके बाद फर्श को गीले कपड़े से भी पोंछना चाहिए, यानी एक तरह से कहते हैं ना कि कमरे में पोछा लगाना, तो वैसे ही डेली दिन प्रतिदिन पोछा लगाना चाहिए कमरे में। इससे सभी धूल कपड़ों में लग जाएंगे और कमरे में जाले ना लगे, ये रह जाए। ठीक है, अतः तो यानी जाला वगैरह अगर लग रहा है तो उसकी भी हमेशा सफाई करते रहना चाहिए। सफाई का विशेष प्रबंध रोगी के कमरे में होना चाहिए और गंदगी सदैव रोग को बढ़ाती है। जब सफाई रहेगी तो रोग दूर रहेगा। अस्वच्छता रोग की रीढ़ की हड्डी है। कहा जाता है देखिए कि अस्वच्छता यानी स्वच्छता जहाँ नहीं होती है, गंदगी जहाँ नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। और अगर गंदगी होगी तो क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी है, कहते हैं ना रोग की रीढ़ की हड्डी है अस्वच्छता। ठीक है, तो रोगी के तौलिए, झाड़न, चादर, तकिए का गिला, पर्दे, साबुनदानी, दवा, शीशी सभी प्रकार की सफाई करनी चाहिए। सभी प्रकार से हर चीज़ की सफाई करते रहना चाहिए। रोगी के बिस्तर को साफ करके पुनः कमरे को फिनाइल मिले पानी के साथ साफ कर लेना चाहिए, पोछा लगा देना चाहिए। रोगी के कमरे में गुलदस्ते रात को नहीं रखे होने चाहिए। इसको नित्य प्रातः ताज़े फूल लगाकर ही कमरे में रखना चाहिए। तो ये है रोगी के पसंद पर डिपेंड करता है कि उसको क्या पसंद है। रोगी के कमरे में प्रकाश का प्रबंध, देखिए मेन क्या है कि अच्छा प्रकाश होना चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए और रोशनी होना चाहिए, ये चीज़ें मेन है। तो रोगी के कमरे में प्रकाश, धूप का आना आवश्यक है, क्योंकि धूप प्रकाश से रोग के अधिकांश जीवाणु मर जाते हैं उसकी गर्मी से। रोगी के चारपाई और रोगी के शरीर पर यदि सूर्य की प्रातःकालीन किरणें पड़े तो रोगी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन दोपहर की तरह तेज धूप यदि सर्दियों में भी पड़े तो वह रोगी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी चमक तेज होती है और दोपहर को रंगीन पर्दों से छन करके धूप कमरे में प्रवेश करनी चाहिए। उससे रोगी को आंखें नहीं चौंधियाती हैं और कमरे में सूर्य का प्रकाश भी रहता है। रोगी के कमरे में रात्रि के लिए हल्के प्रकाश का प्रबंध करना चाहिए और घर में बिजली न हो तो मिट्टी के तेल का लैंप और लालटेन का प्रयोग करना चाहिए। अरंडी के तेल का दीपक रोगी के सिरहाने जला देने से रोगी को चौंध नहीं लगती। तो बिजली होने पर कमरे में हल्के रंगीन बल्ब, हल्के रंग या दुधिया हल्के नीले रंग का प्रकाश ही अच्छा लगता है। यदि ऐसे बल्ब यदि ना मिले तो कोई भी बल्ब लगाकर उस पर हरे रंग का कागज़ लपेट देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि बिजली की रोशनी आँख के ठीक सामने न पड़े। ठीक है, उससे थोड़ा सा वो होता है, चौंधियाता है आँख, है ना, होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रकाश लगता है आँख पर। तो रात में धीमे प्रकाश की आवश्यकता के समय मोमबत्ती का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत से रोगी सरसों के तेल का दीपक पसंद करते हैं, क्योंकि उससे दुर्गंध होती है, मतलब उससे इसमें ना तो दुर्गंध होती है और न ही धुआं होता है, साथ ही प्रकाश से आँखें भी नहीं चौंधियाती हैं। तो इस तरह से कमरे में वायु का आवागमन, कैसा वायु होना चाहिए, तो हवादार होना चाहिए कमरा, खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान सब खुले होने चाहिए, इससे वायु के आवागमन में कोई विघ्न ना पड़े। सभी को शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हवा कमरे में झोंके के साथ प्रवेश करते ही सीधे रोगी को न लगे। तो इस तरह से
क्या करना चाहिए कि रोशनदान बंद रखना चाहिए, लेकिन शीशे वाला होना चाहिए ताकि रोशनी उससे आए। कमरे की खिड़कियां इस तरह तिरछी करके खोलनी चाहिए जिससे वायु सीधे रोगी की ओर न जा करके दूसरी ओर जाए। रात दिन बराबर इस प्रकार वायु के आने के लिए प्रबंध होना चाहिए। यदि ठंडक अधिक है तो रोगी को वस्त्र ओढ़ाकर गर्म रखना चाहिए। हवा आने का मार्ग बंद करना उचित नहीं है, लेकिन शुद्ध वायु रोगी को हानि नहीं पहुंचाती है। आगे देखते हैं कमरे का ताप। ठीक है, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए कमरे का? तो रोगी का कमरा अत्यधिक गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। कमरे का ताप लगभग 98 फ़ारेनहाइट के करीब होना चाहिए और गर्मी की ऋतु में खस की डंडियां और पर्दे लगाकर रोगी के कमरे को ठंडा रखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी की चारपाई खस की टटिया जो होता है ना के समीप या ठीक उसके सामने ना हो। ठीक है ना, यानी कि जो रोगी की चारपाई है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसको आरामदेह मिल सके। शीत ऋतु में कमरे को गर्म रखने और कमरे में आग जलाना उचित नहीं है। तो अत्यधिक ठंड हो तो कमरे में आग का धुआं या गैस निकालने के लिए चिमनी बनी होनी चाहिए ताकि सारा धुआं बाहर निकले, है ना, रोगी तक कमरे तक ना पहुंचे। लकड़ी तो वे सबसे अच्छी होती है, लेकिन निर्धन जनता के पास ये साधन मिलना कठिन रहता है। यदि परिचायिका रोगी के कमरे में कोयले की अंगीठी रखना चाहे तो यह ध्यान रखे कि कोयला लकड़ी का जलाया जाए, पत्थर का कोयला नहीं। पत्थर का कोयला यानी थोड़ा सा वो सख्त नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह कोयले की सब गैस धुआं निकल जाए, ऐसा होना चाहिए गैस धुआं आसानी से निकल जाए। कोयले भली प्रकार जलकर और लाल हो जाए तब अंगीठी अंदर रखनी चाहिए। अंगीठी अंदर रखते समय कमरे की खिड़कियां रोशनदार खुले होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी आ सकता है, ऐसे कि कभी कोई बीमार पड़ जाए तो आप उसकी देख रेख कैसे करेंगी, है ना। यदि कमरे को बंद रखा जाएगा तो कमरे के कोयले की गैस एकत्र हो करके रोगी को हानि पहुंचाएगी। अधिक मात्रा में एकत्र होने पर ये गैस जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः प्रायः बंद कमरे में कोयला जलाने की भूल से भी मतलब नहीं जलाना चाहिए। लोग अपना जीवन गंवा देते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो लोग अपना जीवन गंवाते हैं। लेकिन इन सबसे अच्छा है कि गर्म पानी के थैले या बोतलों द्वारा रोगी को गर्मी पहुंचाई जाए, और गर्म पानी की बोतल रोगी के बिछौने में रखने से उसे काफ़ी गर्मी पहुंचेगी और आराम भी मिलेगा। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि रोगी का कमरा कैसा होना चाहिए, उसका